हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2026 की साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे अभी हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हम उन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो कि आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के एग्जाम में ही बहुत बार रिपीट हुए हैं, यानी हर शिफ्ट में लगभग एक प्रश्न पूछे गए हैं। और उन टॉपिक से भी प्रश्न को आज की क्लास में हम लिए हैं जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए हैं आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के ही एग्जाम में। और यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्न नहीं पढ़ते, क्वेश्चन से और रिलेट करके कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो भी साथ ही साथ पढ़ते चलते हैं। और जो भी थ्योरी बन सकती है ना, उन थ्योरी को भी साथ ही साथ हम यहाँ पे कंप्लीट करते चलते हैं, यानी हर एक ऑप्शन को विद एक्सप्लेनेशन साथ में डिटेल में एक्सप्लेन करके यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिस सेट की, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सारी क्लासेस आपकी सीक्वेंस वाइज डली हैं। आपकी 20 प्रैक्टिस सेट की क्लासेस डाली जा चुकी हैं और 12 मैराथन क्लास, लगभग 35 क्लास आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और साथ ही साथ थ्योरी की भी वहाँ पे डली हैं। तो आप ये प्लेलिस्ट जाके जरूर देख लीजिएगा। एक सिंगल प्लेलिस्ट से आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से साइंस के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे किस में माना जाता है? यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, गैर समान गति, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप गति या डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जिसको कहा जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन से आप क्या समझते हैं, जिसको एक समान गति कहा जाता है। तो एक समान गति से आप क्या समझते हैं, तो जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यानी मान लीजिए कोई एक गाड़ी है, कार है, वो 1 सेकंड में चली 10 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में वो कितना चली, फिर 10 मीटर चली, फिर तीसरे सेकंड में फिर से वो 10 मीटर चली, चौथे सेकंड में फिर से वो 10 मीटर चली, यानी हर एक सेकंड में वो कितना चलती है, 10 मीटर की दूरी चलती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक समान गति कहते हैं। समझ में आ गया। इसमें जो भी वस्तु है उसकी गति क्या रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, यानी स्पीड क्या रहती है, समान बनी रहती है। हर एक सेकंड में 10 मीटर की गति कर रही, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, समय तो उसमें भी समान रहेगा, यानी समय हर सेकंड, समय एक एक सेकंड ही बढ़ेगा, लेकिन जो गति होती है, जो मीटर होता है, यानी जो डिस्टेंस होता है वो बदलता जाता है। यानी समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय कर रहा है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कोई कार है, वो 1 सेकंड में चली 10 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में ट्रैफिक आ गया तो दूसरे सेकंड में वो चली कितना, 5 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में उसको फिर से खाली रोड मिल गई, अच्छी बढ़िया हाईवे मिल गया, तो वो क्या करेगा, चलेगा 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समय तो एक एक सेकंड ही बढ़ रहा हर एक सेकंड में, लेकिन जो दूरी है, दूरी क्या है, असमान है। पहले 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर 15 मीटर चला, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अब एक आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति क्या होती है, कभी भी आप एक बॉल को फेंक के देखिए, वो बॉल क्या होगा, ऐसे जाएगा जाएगा, एक हाइट पाने के बाद वो नीचे वापस से आ जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप गति कहा जाता है। तो प्रक्षेप गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी कोण पे, किसी एंगल पे फेंकी जाती है, तो वह गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, यानी ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे, देखिए क्या है, इधर से जब फेंकी जाएगी तब ग्रेविटी लगेगी। अब धीरे धीरे मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड क्या होती है, ग्रेविटी लगती है। ठीक है, एक सेकंड में 9.8 मीटर का लगता है। तो अब धीरे धीरे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो ग्रेविटी फोर्स के कारण जो वस्तु है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। एक ऐसी ऊंचाई आएगी जहां पे वस्तु की स्पीड क्या हो जाएगी, 0, जिसको क्या बोला जाता है, एच मैक्स बोला जाता है, यानी मैक्सिमम हाइट बोली जाती है। तो इस ऊंचाई पे वस्तु का जो वेग होता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जहां वेलोसिटी 0 होगा तो ये वस्तु क्या होगी, नीचे की तरफ गिरने लग जाएगी। तो ये जो कर्व बनाती है ना, ये जो वक्र बनाती है, इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति बोलते हैं। जैसे हवा में फेंकी हुई गेंद, जब भी कोई गेंद हवा में फेंकी जाती है तो हवा में फेंकी गेंद ये कौन सी गति को फॉलो करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप गति को फॉलो करती है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है न्यूनतम दूरी,
प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में। मान लीजिए एक ये रास्ता है, ठीक है, एक ये रास्ता है, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है, और ये क्या है, अंतिम वेग है, u और v से इसको डिनोट करती है। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो 10 मीटर क्या गया, आगे की तरफ गया, कितना चला, 10 मीटर। फिर उसके बाद ये यहाँ तक ए से चला और कहाँ पहुंचा, बी के पास पहुंचा 10 मीटर। फिर उसके बाद वो वापस से 5 मीटर चला और कहाँ पे पहुंचा, सी के पास पहुंचा। 5 मीटर चलने के बाद ये कहाँ आ गया, सी के पास आ गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होगा, तो देखिए भले बस तो अगर यहाँ से चली बी के पास, बी से आई सी के पास, लेकिन ये अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूर है, तो 10 में से 5 चले गए, तो अब कितना बचा, 5 मीटर ही बचा। तो यानी इसका जो विस्थापन हो जाएगा कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। एक और अगर एग्जांपल से देखें तो मान लीजिए कोई वस्तु है, वो चली किधर, 5 मीटर ऊपर की ओर, किधर चली, कितना, 5 मीटर। फिर चले 10 मीटर इधर, फिर उसके बाद फिर से वो चला 15 मीटर नीचे की ओर, फिर चले 10 मीटर इधर। तो अब बताइए उसकी दूरी और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होगा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 5 10 15, 15 15 30, 30 10 कितना हो जाएगा, 40। कितनी दूरी, तो कितनी आ गई, दूरी आ गई 40। लेकिन विस्थापन क्या आएगा, तो देखिए 5 इधर चला, 10 इधर चला, 15 इधर चल दिया, यानी 5 तो अपना वो कवर किया ही होगा, 10 फिर इधर चल ही दिया। तो इधर की जो डिस्टेंस 10 मीटर बची ना, ये जो डिस्टेंस बची 10 मीटर, यही क्या कहलाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके प्रारंभिक बिंदु जहां से वो चलना स्टार्ट किया था और जहां वो पहुंच गया, उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में पूछा ही है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाले को क्या बोलेंगे कि वह वस्तु किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग विद्युत आवेगों की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर, एम्पलीफायर, ओडोमीटर या फिर सेलेनोमीटर। तो देखिए ओडोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो डिस्टेंस मापने के लिए, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, क्या, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। सेलेनोमीटर का किसके लिए उपयोग किया जाता है, लवणता मापने के लिए, जैसे समुद्र का जल है ना, उसकी लवणता या सैलिनिटी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सेलेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एम्पलीफायर क्या होता है, तो एम्पलीफायर वो होता है विद्युत संकेत या फिर आवेग की शक्ति जो बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विद्युत आवेगों की शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, एम्पलीफायर का। और इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, तो बहुत छोटे विद्युत आवेश या फिर विभव को मापने के लिए, उनके बीच का डिफरेंस मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करता है, छोटे विद्युत आवेश और किसके, या फिर विभव का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए या फिर विभव मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर पैमाना, भूचाल पैमाना, छेदिका पैमाना या फिर उपरिकेंद्र पैमाना। तो भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माप की एमकेएस प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल, अर्ग, वोल्ट या फिर मूल। बताइए माप की एमकेएस पद्धति में एमकेएस प्रणाली क्या होती है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। एमकेएस में एम क्या होता है, एम होता है मीटर के लिए, के किसके लिए होता है, केजी किलोग्राम के लिए, और एस क्या होता है, सेकंड को बताता है। तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो जूल होती है। और जो ऊर्जा की बस की इकाई जूल नहीं होती, कार्य की भी इकाई जूल होती है। किसकी होती है, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई जूल होती है। जो अर्ग है, अर्ग भी ऊर्जा और कार्य की इकाई है, लेकिन ये किस पद्धति में है, ये है सीजीएस पद्धति में। किस में है, सीजीएस पद्धति में।
वोल्ट किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत विभवांतर किसके लिए मापने के लिए उपयोग किया जाता है? विद्युत विभवांतर मापने के लिए वोल्ट का उपयोग किया जाता है। अब मोल किसके लिए होता है? पदार्थ की मात्रा के लिए। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोल का उपयोग किया जाता है। वहीं पे एम्पियर विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के लिए उपयोग किया जाता है एम्पियर का। किसका उपयोग किया जाता है? एम्पियर का। और ज्योति तीव्रता ये पूछे जाते हैं प्रश्न आपके एग्जाम में, पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे भी। तो ज्योति तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ज्योति तीव्रता को कैंडला में मापा जाता है। किसमें? कैंडला में मापा जाता है। वहीं पे ताप को किस में मापा जाता है? ये सारे एसआई मात्रक हैं। ताप को किस में मापा जाता है? केल्विन में मापा जाता है। समय को मापा जाता है सेकंड में, और द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। द्रव्यमान को या फिर मास को किस में मापा जाता है? तो द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, और लंबाई को किस में मापा जाता है? लंबाई को मापा जाता है मीटर में। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? वजन, वेट, मास यानी द्रव्यमान, डाउन फोर्स या फिर बल, क्या कहा जाता है? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? तो गुरुत्वाकर्षण बल जब भी दो पिंडों के बीच में ये लगने वाला बल होता है, जो कि उनके द्रव्यमान यानी मास के गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो उनके दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको फॉर्मूले से बताते हैं। F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? m1 m2। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो पिंडों के बीच में लगता है, ठीक है। ये किस में लगता है? दो पिंडों के बीच में। अब एक का मास क्या है? m1 और दूसरे का है m2। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो दो पिंड हैं उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और उनके बीच के दूरी को क्या लिखेंगे? d से। दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपोजिट होता है। तो टोटल मिला के क्या आ जाएगा? F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन क्या हो जाएगा? d स्क्वायर। जहाँ पे ये जो g है, कैपिटल G है, इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इसको कैपिटल G से दर्शाया जाता है। यह कभी भी जो कैपिटल G होता है ना, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये कभी भी नहीं बदलता है, इसमें कभी भी चेंजेस नहीं आते हैं, चाहे कहीं भी व्यक्ति चला जाए, ये कभी नहीं बदलता है। गुरुत्वाकर्षण यह ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है। ये कैसा बल है? ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल होता है, और यह अनंत दूरी तक लगता है। कहाँ लगता है? अनंत दूरी तक लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अगर कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जा रही है तो नीचे की तरफ क्यों आती है? किसके कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आती है। अब यहाँ पे पूछा है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान तो नहीं कहा जाता, फोर्स, डाउन फोर्स ये तो पहले ही कट जाएंगे। क्या कहा जाता है? वेट। और ये आपका PYQ क्वेश्चन है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो वेट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वेट पे। पर उसके लिए एटमॉस्फेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और अगर वातावरण नहीं है, जैसे एक आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है कि अगर एक पत्ते को, मान लीजिए ये कोई पत्ता है, ठीक है, एक पत्ते को और एक बड़े से स्टोन को एक साथ समान दूरी से गिराया जाता है, तो कौन पहले गिरेगा? अब देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हो कि निर्वात है, क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट है, निर्वात है, तब तो दोनों कैसे गिरेंगे? साथ में गिरेंगे, क्योंकि नीचे से कोई भी इसमें फोर्स नहीं लग रहा, यानी वातावरण का इसमें कोई बल नहीं लग रहा, कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा, तो दोनों क्या हो गए? साथ में गिरेंगे। लेकिन अगर एयर प्रेजेंट है, यानी एटमॉस्फेयर, वातावरण प्रेजेंट है, तब क्या है? जो पत्थर है वो पहले गिरेगा, और जो पत्ती है ये क्या है? कैसे गिरेगी? बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो भी तो नीचे तरफ से फोर्स लगाएगा। ये एयर पत्ते में भी फोर्स लगा रही, एयर किस में फोर्स लगा रही है? पत्थर में भी फोर्स लगा रही। अब क्योंकि पत्ता जो है वो कैसा होता है? हल्का होता है, तो ये ऊपर ही तैरता रह जाएगा, जबकि जो पत्थर है वो भारी होता है। अब भारी होगा तो इसमें ज़्यादा एयर फोर्स नहीं लगा पाएगी, इसीलिए क्या हो जाएगा? पहले गिर जाएगा। तो इसीलिए इसी टर्म पे, इसी एग्जाम्पल के तौर पे ये पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण बल को क्या मतलब किस पे डिपेंड करता है? तो ये वेट यानी वजन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पेंसिल के वजन को मापने के लिए आप माप की किस इकाई का उपयोग करेंगे? किलोग्राम का, पाउंड का, ग्राम का या फिर मिलीग्राम का? तो देखिए, जो किलोग्राम होता है ये भारी वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है, और मिलीग्राम ये बहुत हल्की जैसे दवाइयों वगैरह को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत हल्की वस्तुओं को मापने के लिए ये क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। लेकिन जो ग्राम है,
ये ग्राम हल्की लाइट ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे पेंसिल है, किताब है, इनके द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल के वजन को मापने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ग्राम का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सतह के संपर्क में आने वाले द्रव का वेग सतह के डैश डैश होता है, समान होता है, अधिक होता है, कम होता है या फिर अनंत होता है। तो कोई भी द्रव है या फिर गैस है, यानी लिक्विड हो या फिर गैस हो, जब भी ये ठोस सतह के संपर्क में आता है ना, तो ये नो स्लिप कंडीशन को फॉलो करता है। क्या बोलते हैं इसको? नो स्लिप कंडीशन। आप इसको याद रखिएगा, नो स्लिप कंडीशन को फॉलो करता है। नो स्लिप कंडीशन क्या होती है कि जो सतह, यानी जैसे द्रव है, ये सतह कैसी है? ठोस है। तो द्रव जब सतह के संपर्क में आएगी, तो जो द्रव सतह के बिल्कुल पास में है, जो भी द्रव सतह के बिल्कुल पास में है, वो क्या हो जाएगी? सतह से चिपक जाएगी। वो द्रव क्या हो जाएगी? जैसे ये द्रव यहाँ पे जो सतह के बिल्कुल पास में है, वो सतह से क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी, यानी मोशन नहीं करेगी, स्लिप नहीं होगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो उसका वेग है, वेग बदलता है, यानी सतह के वेग के बराबर हो जाता है। अब देखिए, इसमें दो स्थितियां बनती हैं। अगर सतह स्थिर हो, जो सतह है वो कैसी हो? सतह का वेग क्या हो? जीरो हो। अगर सतह का वेग जीरो है, तो जो द्रव फिसल रहा है उसमें, उसका भी वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सतह का वेग है, यानी सतह कैसे में है? मोशन में है, चल रही है, तो जो द्रव या फिर गैस उसके संपर्क में आएगा, वो भी कैसा रहेगा? वो भी मोशन में हो जाएगा। और जो सतह का वेग होगा ना, वो द्रव के वेग के बराबर हो जाएगा। यानी सतह जिस वेग से चल रही होगी, द्रव भी क्या होगा? उसी वेग से चलेगा। तो सतह का वेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव का वेग हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो यहाँ पे पूछा है कि किसी सतह के संपर्क में आने वाले द्रव का वेग सतह के डैश डैश होता है, तो क्या होता है? समान होता है। यानी अगर सतह स्थिर है, तो द्रव का वेग भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और सतह अगर मोशन में है, तो द्रव का वेग भी क्या हो जाएगा? मोशन में, और हमेशा बराबर होगा। जितना सतह का वेग होगा, उतना ही द्रव का वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी गति के आधार पर किसी पिंड के पास क्या ऊर्जा होती है? केमिकल एनर्जी यानी रसायन ऊर्जा होती है, थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है, या काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या बोला है? गति के आधार पे। तो गति के आधार पे कौन सी ऊर्जा होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के गति के कारण जो उस वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है, यानी मास है, और उस वस्तु में वेग है, यानी वेलोसिटी है, तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से प्रश्न भी बनते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। अब गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल यानी उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? जो पानी के द्वारा बिजली बनता है ना, तो पानी से जो बिजली बनती है, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगी? गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगी। यानी पानी के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। पवन चक्की से जो बिजली बनती है, वो भी किसके एग्जाम्पल हो जाएगी? गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा। पवन चक्की से बिजली का बनना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा। बंदूक से गोली या फिर दौड़ता हुआ घोड़ा, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है, अगर उसमें गति है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। जस्ट उसके अपोजिट होता है स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है या स्थित है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अब जो स्थितिज ऊर्जा है, जैसे गतिज ऊर्जा, ये मास और वेलोसिटी दो चीज़ पे डिपेंड करती है। वहीं पे स्थितिज ऊर्जा तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास में, और गुरुत्वीय त्वरण और हाइट, तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या होना चाहिए? स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पी बराबर क्या होता है? mgh। यानी किसी वस्तु में अगर मास है, ग्रेविटी है, त्वरण है और हाइट है, तो उसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। जैसे हथौड़े को ऊपर उठाना, जब भी हथौड़े को, जैसे ये हथौड़ा है, हथौड़ा को जब भी ऊपर उठाया जाएगा, तो वो उसमें एक हाइट होगी। उसमें क्या होगा? एक हाइट होगी। तो हाइट के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। बांध बनाकर पानी को रोकना, तो पानी कैसा होता है? स्थिर होता है, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में स्थितिज ऊर्जा होती है। धनुष को खींचना, इसमें भी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा गया है? एनिमेलिया में, प्लांटेई में, मोनेरा में या फिर प्रोटिस्टा में? तो जो एनिमेलिया होता है ना, एनिमेलिया में एक कोशिकीय नहीं, कैसे जीवों को रखा जाता है? बहुकोशिकीय जीवों को रखा जाता है। कैसे जीवों को रखा जाता है? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा जाता है। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स मतलब होता है कि जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल पे आ जाएगा मनुष्य और कुत्ता। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल होते हैं। प्लांटेन में भी जो होते हैं वो बहुकोशिकीय प्लांट होते हैं, एक कोशिकीय नहीं होते। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय यहाँ पे प्लांट को रखा जाता है। ठीक है, किसमें? प्लांटेन में। पेड़ पौधे इसमें आते हैं। मोनेरा में कौन आते हैं? तो मोनेरा में एक कोशिकीय तो आते हैं, एक कोशिकीय जीव तो होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय में यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो मोनेरा में कैसे जीव आते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। कैसे जीव आते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव इसमें आते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस यानी केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा बैक्टीरिया। क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं? तो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक आते हैं, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। एक कोशिकीय जीव आते हैं और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी सत्य केंद्रक इसमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पैरामीशियम और अमीबा। क्या आ जाएगा? पैरामीशियम और अमीबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा क्या गया है? यही पूछा गया है कि एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा जाता है। तो इसमें एक बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें भी बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें एक कोशिकीय होते हैं पर प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? अमीबा और पैरामीशियम। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत अवग्रहित नहीं है? विकासवाद के सिद्धांत का अवग्रहित नहीं है। अस्तित्व के लिए संघर्ष, प्राकृतिक चयन, नई प्रजातियों की उत्पत्ति, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। इनमें से कौन सा डार्विन के विकासवाद यानी जो डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी थी ना, उससे रिलेट नहीं करता है? तो डार्विन का जो इवोल्यूशन थ्योरी थी उसमें अस्तित्व के लिए संघर्ष की भी बात की गई थी और प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन की भी बात की गई थी और नई प्रजातियों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज की भी बात की गई थी। और एक क्या था? योग्यता की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसकी बात की गई थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यता की उत्तरजीविता की भी बात की गई थी। और एक पॉइंट और कौन सा था? वेरिएशन। क्या था? वेरिएशन यानी परिवर्तन की भी बात की गई थी। लेकिन अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इसके बाद डार्विन के विकास के सिद्धांत में नहीं की गई थी। इसके बाद किसने किया था? लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क ने किया था कि जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है वो क्या होते हैं? अपने आप धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली का टिक्का रोग डेड्स के कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण? तो जो मूंगफली का टिक्का रोग होता है ना, ये मेनली किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। इसको टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट कहा जाता है। और इसमें जो पत्तियां होती हैं ना, पत्ती में काले काले से ब्लैक से स्पॉट धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? मूंगफली का टिक्का रोग। और ये किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। बाकी रोग वाले टॉपिक में हमने वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक तार का ताप दोगुना कर दिया जाता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा? दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाता है, और या फिर 4 गुना हो जाता है, या फिर सेम वही बना रहता है? इस प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, जब भी तार का तापमान दोगुना कर दिया जाता है तो उसके यंग प्रत्यास्था गुणांक पे क्या फर्क पड़ता है? तो जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है ये बराबर क्या होता है? तनाव अपॉन विकृत। क्या होता है? तनाव अपॉन विकृत। ये किसको बताता है? यंग
यंग प्रत्यास्था गुणांक को बताता है। विकृत यानी क्या होता है, चेंजेस या फिर परिवर्तन। क्या होता है, चेंज या फिर परिवर्तन। तो जब भी तापमान बढ़ेगा, देखिए टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ने से जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, पार्टिकल के बीच क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। अब जब भी पार्टिकल के बीच वाइब्रेशन होगा तो जो उनके बीच का बॉन्ड है, तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बॉन्ड कमजोर हो जाता है। जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जब कंपन होगा तो उनके बीच का जो बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है, वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और जो प्रत्यास्था है, ये बताता है प्रत्यास्था गुणांक कि कोई पदार्थ कितना कठोर है, कोई पदार्थ कितना कठोर है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, पार्टिकल्स के बीच वाइब्रेशन होगा, उनके बीच का बॉन्ड कमजोर होगा, तो वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कम कमजोर, कम कठोर हो जाएगा। इसलिए जब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें कम तनाव भी लगाएंगे ना, थोड़ा सा भी इसमें स्ट्रेस लगाएंगे तो इसमें जो स्ट्रेन है, यानी विकृत है, यानी चेंजेस है, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी थोड़ा सा भी कम तनाव लगाने पे विकृत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी यंग प्रत्यास्था जो गुणांक है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, घट जाता है। तो यही अगर तापमान को हम दोगुना कर देंगे तो यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या हो जाता है, आधा ही रह जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तालाब, लेक, सेमी एरिड एरिया यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र या फिर नदी। बताइए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है तो तालाब कैसा होता है, जलीय होता है। तालाब कैसा होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। झील भी एक प्रकार का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। नदी भी कैसा है, जलीय है। तो यहाँ पे स्थलीय कौन सा बचा, सेमी एरिड एरिया, जो स्थल पे होते हैं इकोसिस्टम, उनको क्या बोलते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को डैश डैश कहते हैं। टैप रूट, मूसला जड़, लैटरल रूट यानी पार्श्व जड़, फाइबरस रूट यानी रेशेदार जड़, या रिंग रूट या घुमावदार जड़। तो देखिए, जो एक ये क्या है, यहाँ पे सतह है। सतह से ये जो मोटी सी जड़ जाती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूसला जड़ या फिर टैप रूट बोला जाता है। ठीक है, और इससे जो ये पतली पतली जड़ें निकलती हैं बाहर की ओर, ये निकलती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल रूट या पार्श्व जड़ कहा जाता है। ये जो पतली पतली जड़ें निकलती हैं। अब ये टैप रूट में जो बिल्कुल महीन धागे की तरह जो जड़ें निकली रहती हैं टैप रूट में, और ये जो लेटरल रूट है इसमें भी महीन धागे की तरह जो जड़ निकली रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को क्या कहा जाता है, तो लेटरल रूट या पार्श्व जड़ें कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बैरोमीटर बनाया, आर्किमिडीज ने, टेरिसेली ने, बेर्नौली ने या फिर पास्कल ने। बैरोमीटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, टेरिसेली। टेरिसेली ने बैरोमीटर का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। भले ही हमने 15 प्रश्न पढ़ा हो, लेकिन 15 प्रश्नों के माध्यम से हम लगभग 40 से लेकर 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पे कर चुके हैं। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते चल रहे हैं ना यहाँ पे क्लास में, आप उसको नोट जरूर करिएगा। एक कॉपी लेके बैठिए, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ों पे बातें हो रही हैं, तो उसको आप नोट डाउन करते चलिए। वो ऐसे ही नहीं है, सिर्फ हम वहाँ पे यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और या फिर पूछे गए हैं। तो उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, और एग्जाम के टाइम पे आप अगर नोट किए रहेंगे, अपने से अपने नोट्स बनाए रहेंगे, तो उसको एक नज़र भी देख लेंगे तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद।